हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हमारा पिछला वीडियो सीरीज़ जो था वो आधारित था उत्तोलक पर या मशीन पर। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों साम्यावस्था। ठीक है, तो साम्यावस्था जो है वो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि आपके पीएटी के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है वो है पीएच मान। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस पर आधारित जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं आज हम उन्हें देखेंगे पहले वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो सबसे पहला डेफिनेशन हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत वो है आयनिक साम्यावस्था। तो दोस्तों आयनिक साम्यावस्था किसे कहते हैं? जब आयन तथा अणुओं के बीच, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, जब आयन तथा अणुओं के बीच कोई साम्यावस्था स्थापित हो। क्या बोला जा रहा है? जब आयन तथा अणुओं के बीच कोई साम्यावस्था स्थापित हो उसे आयनिक साम्यावस्था कहते हैं। यदि मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। यहां पर देखेंगे A और B, इन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ आयन के रूप में प्लस और माइनस लगा हुआ है। तो जब आयन और जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? अणु बन जाएंगे। जब आयन तथा अणुओं के बीच साम्यावस्था स्थापित हो, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, जब आयन तथा अणुओं के बीच साम्यावस्था स्थापित हो उसे क्या कहा जाता है? आयनिक साम्यावस्था। वहीं पर यदि H2O या फिर जल में इसे देखा जाए आयनिक साम्यावस्था को तो यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। H प्लस के रूप में विभाजित हो जाता है और OH माइनस के रूप में। तो यहां पर H प्लस और OH माइनस आयन को प्रदर्शित कर रहे हैं दोस्तों। वहीं पर H2O एक पूरा का पूरा अणु है। ठीक है, तो क्या बोला गया? आयनिक साम्यावस्था के अंतर्गत हम अणु एवं आयन के बीच साम्यावस्था का अनुभव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? वे पदार्थ, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर वह अपने मूल आयनों में विभाजित हो जाते हैं। विद्युत अपघट्य वे पदार्थ है जो जल में घोले जाने पर अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि यहां पर देखा जाए दोस्तों NaCl, NaCl को जब जल में घोला जाता है तो यह अपने मूल आयनों में विभाजित हो जाता है, जैसे कि NaCl, Na+ और Cl- में। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला गया यहाँ पर? विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर वह अपने मूल आयनों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका एक उदाहरण क्या है? NaCl, जो कि साम्यावस्था के रूप में हमें Na+ और Cl- के रूप में दिखता है। ये जो विद्युत अपघट्य है दोस्तों ये दो प्रकार से बटा हुआ नजर आता है हमको। पहला प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो चलिए हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों उदाहरण सहित। तो अगला है दोस्तों प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य उन पदार्थों को कहा जाता है जिन्हें जल में घोलने पर, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, प्रबल विद्युत अपघट्य उन पदार्थों को कहा जाता है जिन्हें जल में घोलने पर या फिर जिनका जलीय विलयन पूर्ण रूप से आयनित हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं? प्रबल विद्युत अपघट्य उन पदार्थों को कहा जाता है जिन्हें जल में घोलने पर वह पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, उसका कुछ भाग भी उपस्थित ना हो, ऐसा कोई भाग उपस्थित ना हो जो आयनित ना हो, तब वह क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका यदि एक उदाहरण देखा जाए तो वो है HCl। HCl को जब हम लोग जल में विलय करते हैं, घोलते हैं, तब यह H+ और Cl- में पूर्णतः आयनित हो जाता है। कहने का मतलब जब HCl आयनित होगा तो वह 50%, 60% या 70% आयनित नहीं होता, यह पूर्ण रूप से 100% आयनित होता है। ठीक है दोस्तों, और यह क्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। आपको याद रखना है प्रबल विद्युत अपघट्य की क्रिया में साम्यावस्था स्थापित नहीं होती। कहने का मतलब जब HCl टूटता है अपने आयनों में तो वह H+ और Cl- देता है, लेकिन जब मैं दोबारा H+ और Cl- को आपस में जोड़ूंगा या फिर उन्हें मिलाऊंगा तो मुझे HCl की प्राप्ति नहीं होगी। कहने का मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य केवल एक ही दिशा में बनता है या फिर कार्य करता है या फिर संपन्न होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात क्लियर है? अब ये जो प्रबल विद्युत अपघट्य है ये किस प्रकार के यौगिक में पाए जाते हैं? किस प्रकार के यौगिक को प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है? तो हमको याद रखना है दोस्तों आवर्त सारणी में उपस्थित पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप से जितने भी यौगिक बनेंगे,
क्या बोल रहा हूं दोस्तों, आवर्त सारणी में उपस्थित पहले ग्रुप तथा दूसरे ग्रुप से जितने भी यौगिक बनेंगे वह सब क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य वाले यौगिक होते हैं। तो ये सभी तत्व जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत आएंगे, या फिर इनसे बनने वाले जितने भी यौगिक है वो किसके अंतर्गत आएंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत आएंगे। अगला है दोस्तों दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ऐसे विद्युत अपघट्य या फिर ऐसे पदार्थों का जलीय विलयन जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ऐसे विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रबल विद्युत अपघट्य, वहां पर पूरा का पूरा 100% आयनन होता था, या फिर जो यौगिक है वो आयनित होते थे, वह अपने मूल आयनों में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते थे। दुर्बल विद्युत अपघट्य में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो यौगिक है वो अपने मूल आयनों में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, वह मुश्किल से 60 से 70% ही आयनित हो पाते हैं। जो पूर्ण रूप से आयनित ना हो ऐसे विद्युत अपघट्य को दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाता है, जिसका एक उदाहरण है CH3COOH। ठीक है दोस्तों, क्या CH3COOH। यहां पर देखेंगे H+ और CH3OO-। यहां पर देखा जाए दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत जो यौगिक है वो आयनन के पश्चात साम्यावस्था स्थापित कर लेती है। ठीक है, यानी कि यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ऐसा नहीं था दोस्तों। प्रबल विद्युत अपघट्य में जो अभिक्रिया थी वो केवल एक ही दिशा में चल सकती थी, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य में यह जो अभिक्रिया है या फिर इसके अंतर्गत जितनी भी अभिक्रियाएं आती है वो साम्यावस्था स्थापित कर लेती है। इसका मतलब यह है कि यह दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको विद्युत अपघट्य के अंतर्गत जो दोनों कॉन्सेप्ट है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, वो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों आर्नियस के अनुसार अम्ल और क्षार की अवधारणा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं अम्ल और क्षार, और अम्ल के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षार के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो सबसे पहले अम्ल किसे कहते हैं आर्नियस की अवधारणा के अनुसार। अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में आयनित तो होते हैं किंतु H+ आयन प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था HCl का जब हम लोग जलीय विलयन बनाएंगे तब यह H+ और Cl- में विभाजित होता है। तो मैंने अभी आपको अम्ल की परिभाषा क्या बताई, अम्ल उसे कहते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन प्रदान करता है, वह अम्ल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो HCl है वह अम्ल का तो उदाहरण है, लेकिन किस प्रकार के अम्ल का उदाहरण है, प्रबल अम्ल का उदाहरण है। यह प्रबल अम्ल का उदाहरण क्यों है दोस्तों, क्योंकि जब HCl का आयनन होता है, जब यह अपने आयनों में विभाजित होता है तो यह पूर्णतः अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। यानी कि इसका आयनन कितना प्रतिशत होता है, लगभग 100% के बराबर होता है। वहीं पर प्रबल अम्ल का दूसरा उदाहरण क्या दे सकते हैं दोस्तों हम लोग, H2SO4। तो जब यह H2SO4 अपने आयनों में विभाजित होता है तो यह कुछ इस प्रकार से होता है, H2+ प्लस SO4 2-। अब देखिए दोस्तों यहां पर H2 है, इस कारण यहां पर क्या लगा, आयन के रूप में H2+ लगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर भी जो आयनन की प्रक्रिया है वो कितने प्रतिशत के रूप में लगभग संपन्न होती है, 100% के रूप में यहां पर संपन्न होती है। ठीक है, और इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि यह केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। मैं हाइड्रोजन और SO4 को मिलाकर H2SO4 दोबारा नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है। यह है प्रबल अम्ल। अगला है दोस्तों दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं दोस्तों, वे अम्ल जो जलीय विलयन में बहुत ही कम आयनित होते हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो या फिर जिनका जलीय विलयन करने पर या फिर जिन्हें जल में मिलाने पर वह बहुत ही कम आयनित होते हैं, वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जहां पर आयनन जितना ज्यादा होगा वह प्रबल कहलाएगा, जहां पर आयनन जितना कम होगा वो दुर्बल कहलाएगा।
तो प्रबल अम्ल के अंतर्गत आयनन ज्यादा होता है, इस कारण उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है, और यहां पर आयनन बहुत ही कम होता है, इस कारण इसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिन अम्लों का आयनन अधिक हो वह प्रबल अम्ल, जिन अम्लों का आयनन कम हो वह दुर्बल अम्ल। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात क्लियर है। जैसे कि हमने उदाहरण देखा था CH3COOH, यहां पर यदि देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि CH3COOH यह एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। इसको पहचानने का एक तरीका क्या है, यह साम्यावस्था स्थापित करती है, यानी कि यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इसे यदि मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, H प्लस, क्या बोला दोस्तों मैंने, H प्लस CH3COO माइनस। ठीक है, ये अम्ल तो है क्योंकि यह क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। ठीक है, H प्लस आयन दे रहा है और यह दोनों दिशाओं में संपन्न हो रहा है, इस कारण यह किस प्रकार का अम्ल होगा, दुर्बल प्रकार का अम्ल होगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं। अब बारी आती है दोस्तों क्षार की या फिर बेस की। तो जैसे कि दोस्तों हमने अम्ल पढ़ा था, तो अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H प्लस आयन प्राप्त होता है। ठीक है, जहां पर H प्लस आयन प्राप्त हो रहा था वो अम्ल कहलाता है। अब क्षार किसे कहेंगे दोस्तों, इसी अवधारणा के अनुसार ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन या फिर जिन्हें जल में घोलने पर हमें OH माइनस आयन प्राप्त होता है। क्या बोला दोस्तों मैंने, ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन या फिर जिन्हें जल में घोलने पर हमें किस प्रकार का आयन प्राप्त होता है, OH माइनस आयन प्राप्त होता है, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, आपका क्षार कहलाता है। क्षार की अवधारणा यही है, जहां पर H प्लस प्राप्त हो वो अम्ल कहलाया, जहां पर OH माइनस प्राप्त हो वो क्षार कहलाया। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों हमने अम्ल को दो भागों में बांटा था, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार से हम क्षार या फिर बेस को भी दो प्रकार से बांटते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार किसे कहते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को पढ़ा था, हमें उसी प्रकार से प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार को पढ़ना है। तो प्रबल अम्ल में क्या होता था दोस्तों, जहां पर आयनन, जिस अम्ल का आयनन अधिक होता था वह प्रबल अम्ल कहलाता था। ठीक है, यानी कि जहां पर H प्लस आयन अधिक प्राप्त हो वो प्रबल अम्ल कहलाया। उसी प्रकार से अवधारणा है प्रबल क्षार की। तो प्रबल क्षार किसे कहते हैं, जिन क्षारों का आयनन अधिक होता है। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, जिन क्षारों का आयनन अधिक होता है या फिर ऐसे क्षार जो OH माइनस आयन अधिक उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रबल क्षार का उदाहरण यदि मैं आपको देना चाहूं तो बहुत ही फेमस उदाहरण है इसका NaOH। जब यह अपने आयनों में विभाजित होगा जलीय विलयन के पश्चात तो यह Na प्लस और OH माइनस प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने प्रबल बोला है, जब प्रबल चीजें आती हैं तब मैंने बताया अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी। ठीक है, तो NaOH जो है एक प्रबल क्षार का उदाहरण है जो कि आयनन के पश्चात Na प्लस और OH माइनस प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर OH की मात्रा पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होती है, यानी कि यहां पर इसका आयनन पूर्ण रूप से होता है, यानी कि 100% होता है, लगभग 100% के आसपास होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों दुर्बल क्षार। तो जिन क्षारों का आयनन बहुत ही कम होता है, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, जिन क्षारों का आयनन बहुत ही कम होता है या फिर जहां पर जलीय विलयन में OH की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, जहां पर आयनन के पश्चात जो OH उत्पन्न होता है वो बहुत ही कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हम लोग, दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार, इसका एक उदाहरण देखा जाए तो इसका उदाहरण है NH4OH। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, दुर्बल है तो यह दोनों दिशाओं में संपन्न होगा। इसे क्या लिखा जाता है, यदि यह आयनित होंगे तो NH4 प्लस और OH माइनस के रूप में हमें प्राप्त होंगे। OH माइनस प्राप्त हो रहा है तो यह तो बताता है कि यह क्षार है, लेकिन जो साम्यावस्था वाली स्थिति है वो यह बताता है कि यह जो अभिक्रिया है वह आयनित तो हो रही है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो रही है, बहुत ही कम मात्रा में OH की प्राप्ति हो रही है हमें, लगभग 60-70 जो भी प्रतिशत है, लेकिन यह पूर्ण रूप से यानी कि 100% इसका आयनन नहीं होता। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, दुर्बल क्षार कहा जाता है।
तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मैंने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है, चाहे वो विद्युत अपघट्य से संबंधित हो, अम्ल से संबंधित हो, चाहे क्षार से संबंधित हो, यह आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है गुण। किसके गुण? अम्ल और क्षार के गुण। यहां से इनके गुणों से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, इस कारण बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय गुण के बारे में। तो इसका पहला गुण है, यह स्वाद में खट्टे होते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा हूं मैं? यह स्वाद में खट्टे होते हैं, यह पहला गुण है। दूसरा, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या बोल रहा हूं दोस्तों? यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो पहला गुण क्या था दोस्तों? यह स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसका तीसरा गुण है दोस्तों, यह धातुओं से क्रिया करके, यह धातुओं से अभिक्रिया करके, या धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या बोला हूं दोस्तों? अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो अभी तक इसके 3 गुण हो चुके हैं। पहला, यह स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और तीसरा, धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है। अब इसका चौथा गुण है, यह क्षारों से क्रिया करके, अम्ल की बात कर रहा हूं, अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो वह अपनी अम्लीयता खो देता है, अपना जो अम्लीय गुण है उसे खो देता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं? चौथा पॉइंट क्या बोला? ये जो अम्ल है, जब वह क्षार से क्रिया करेगा तब वह अपने गुण यानी कि अम्लीय गुण को खो देता है। तो ये 4 खासियत है, 4 गुण हैं जो कि आपको याद रखना है। पहला क्या बताया? यह स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा, यह धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और क्षारों से अभिक्रिया करके या फिर क्षारों से क्रिया करके यह अपनी अम्लीयता को खो देता है। तो यहां पर जो है अम्ल का गुण समाप्त हुआ। अब पढ़ते हैं क्षार के गुण को। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्षारीय गुण। तो क्षारीय गुण जो पहला है, ये क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? स्वाद में कड़वे होते हैं। जिस प्रकार से अम्ल में नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसी प्रकार से क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो पहला तो गुण हुआ कि यह कड़वा होता है। दूसरा गुण हुआ लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और ये स्पर्श में साबुनी होते हैं दोस्तों। क्षार आपको याद रखना है, यह छूने से या फिर स्पर्श करने से कैसे होते हैं? साबुनी होते हैं। पहला क्या बताया दोस्तों? यह स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और स्पर्श में साबुनी होता है। अब जैसे अम्ल में हमने पढ़ा था कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो अपना अम्लीय गुण खो देता है, उसी प्रकार से क्षार भी है। जब क्षार अम्ल से क्रिया करता है, जब क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो क्षार भी अपनी क्षारीयता गुण खो देता है दोस्तों। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अम्ल और क्षार पर जो अवधारणाएं मैंने बताई है और आज का जो पूरा वीडियो है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने पेश होगा।